तो चलते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में। अभी तक हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल खत्म कर चुके थे। आज की क्लास में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अगर मैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जस्ट एक मिनट रुकना। तो मैं क्या कह रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सुनना ध्यान से, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल। अगर हम बात करें तो फिनॉल के ऊपर क्या होता है? यहाँ OH। और सुनना, ये जो OH होता है बच्चे, ये होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप होता है ये? एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब ये बेंजीन को या बोलो फिनॉल को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ दो सिचुएशन मिलती हैं, दो केस मिलते हैं। पहला केस क्या है कि अगर सॉल्वेंट कैसा हुआ, मान लिया ऐसे बोलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा? मोनो सब्स्टिट्यूशन। कैसा होगा? मोनो सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा लेकिन इसमें एक ही ऐड होगा, यानी चाहे आप नाइट्रो ग्रुप ऐड कर रहे हो तो एक नाइट्रो ऐड होगा, या एक ही इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल नहीं ऐड होंगे। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर आप सॉल्वेंट कैसा लेते हो? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी अगर आपका सॉल्वेंट कैसा है? नॉन पोलर है, या फिर सॉल्वेंट कैसा है? पोलर एप्रोटिक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा? सॉल्वेंट तो पोलर होगा, या सिंपल शब्द में बोलूं, अगर क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो सॉल्वेंट होता है पोलर प्रोटिक। क्या होता है? पोलर प्रोटिक। और अगर ऐसा नहीं है तब उसे पोलर एप्रोटिक बोलते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में आपके पास जो कॉमनली आएगा, अगर H2O जल मिल रहा है तो वो क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, ऐसे केस में फिनॉल के ऊपर ताजे कौन जुड़ेगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रोफाइल। इधर वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन में, इधर प्रोडक्ट हम देख लेंगे उसके हिसाब से। लेकिन सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास सॉल्वेंट कैसा हो, जैसे मान लिया जल हो गया H2O, ये क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है, फिनॉल जो होता है बच्चे, वो होता है पॉली सब्स्टिट्यूटेड। कैसा होता है? पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है उस पर जाके कौन जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है। अगर सॉल्वेंट कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, और अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो केवल ऑर्थो एंड पैरा में से एक पोजीशन पर जुड़ेगा, और मेजर प्रोडक्ट हम अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आती बहुत सारी रिएक्शन है। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है नाइट्रेशन। वो क्या है? नाइट्रेशन। तो अगर मैं नाइट्रेशन की बात करूं तो सुनना ध्यान, नाइट्रेशन में होगा क्या भैया? मेरे पास ये क्या है? फिनॉल। मेरे पास ये क्या है? फिनॉल, OH।
मुझे क्या करना है सिंपल शब्दों में, अगर हमें मिल गया फिनॉल और हमने इस्तेमाल किया क्या, डाइल्यूट HNO3, क्या इस्तेमाल किया, डाइल्यूट HNO3। अगर हम डाइल्यूट HNO3 इस्तेमाल करेंगे तो भैया HNO3 की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। HNO3 क्योंकि कम अमाउंट में है तो वो आइदर कहां जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा, या फिर आइदर वो कहां जाकर जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा। ठीक, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रो फिनॉल और इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। अब अगर बात करूं, यही सेम रिएक्शन अगर मान लिया मैं करवा रहा हूं, बट मैंने यहां पर डाइल्यूट ना लेकर के क्या ले लिया है, कंसंट्रेटेड, क्या ले लिया है, कंसंट्रेटेड HNO3। मतलब अब भर भर के मेरे पास HNO3 है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पता है क्या होगा, सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कौन जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। तो अगर सारी पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसको हम बोलते हैं बच्चे पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड। और ये रिएक्शन भी क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से। ठीक, आप सुनो एक बात और, अगर हम बात करें इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, मैं लिख रहा हूं यहां ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे तो ये क्या होता है, लेस वोलाटाइल। क्या होता है, लेस लेस करो, ज्यादा वोलाटाइल होगा ना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होगा, मोर वोलाटाइल। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाना। भैया जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वही तो आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा। जबकि मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करूं, किसकी बात करूं, पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करूं, आपको पता है पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है नॉन वोलाटाइल होता है। कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल, मतलब ये कन्वर्ट नहीं होता स्टीम में। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन क्यों ऐसा हो रहा है, सही बात है ना। अगर मैं इसके रीजन की बात करूं तो समझना, OH बनाया, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यही है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करूं बच्चे तो इसमें मिलती है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन कौन सी, इंपॉर्टेंट बात, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएंगे, बॉन्ड। क्योंकि भैया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जहां आएंगे पास में, जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यहाँ एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है ना, तो क्या बोलते हैं इसको हम, या ऐसे नीचे लिख दूं, यहां क्या हो रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन अगर मैं यहीं दूसरा ले लूं, ये वाला ले लो, जगह यूटिलाइज कर रहा हूं, तो अगर मैं ये बना दूं, तो अगर आप यहां देखोगे
तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड करेगा। तो यहां कौन सी बॉन्डिंग दिख रही है बताओ? इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब आप लोगों को क्या लगता है कि बॉइलिंग पॉइंट कहां बढ़ेगा? भाई साहब यहाँ एक मॉलिक्यूल आपस में ही कनेक्टेड है, इससे क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जब हम बॉइल करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है। अगर मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड है तो उतना आसानी से दूर नहीं जाएंगे, मतलब वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। लेकिन ये मॉलिक्यूल तो पहले से आपस में बॉन्ड में उलझा हुआ है, दूसरे के साथ तो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ये आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम मिलेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो रीजन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड के। यानी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है? इंटरमॉलिक्यूलर, तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और अगर इंटरेक्शन कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर बात है क्या? ठीक इसी वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है? वोलेटाइल होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला जो आता है वो आता है बच्चे ब्रोमिनेशन। क्या आता है? ब्रोमिनेशन। अगर हम बात करें ब्रोमिनेशन की, भैया हमने क्या लिया? ये लिया फिनॉल, OH। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं CS2, एक सॉल्वेंट है, और हमने किससे कराया रिएक्शन? Br2 के साथ। तो होगा क्या? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक ऑर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। तो मतलब एक जगह पर हमने ऑर्थो पे क्या जोड़ दिया? Br जोड़ दिया, और एक हमने कहा जोड़ दिया? पैरा पे Br जोड़ दिया। आपको पता है मेजर कौन होता है? पैरा वाला। सही बात है, मेजर कौन है? पैरा वाला। अब सुनना ध्यान से, ये रिएक्शन तो यहां तक ठीक थी, लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन करा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं भाई? यही रिएक्शन अगर मैं करवा रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने ले लिया है क्या? एक्वस Br2, या फिर इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर। तो भैया अब पानी आ गया ना, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर वाटर का रोल आ गया तो सारी पोजीशन क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो अगर सारी पोजीशन सब्स्टिट्यूट कर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां भी एक Br, यहां भी एक Br, और यहां भी एक Br। और आपको पता है क्या बोलते हैं इसको? 2 4 6 ब्रोमो फिनॉल। और ये बच्चे व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में होता है। कैसे होगा? व्हाइट पीपीटी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कभी कलर या पीपीटी कुछ बने तो मतलब समझ जाना वो किसी ना किसी चीज का टेस्ट हो सकता है। तो अगर मेरे से कोई बोले कि फिनॉल है या नहीं है, इसकी प्रेजेंस बताओ, तो मैं कैसे करूंगा? मैं अगर ब्रोमीन वाटर डाल दूं और व्हाइट कलर की पीपीटी बन जाए तो मैं बोल दूंगा यहाँ फिनॉल है, अदरवाइज फिनॉल नहीं है। ठीक है ना? तो मतलब ये वाला किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टेस्ट फॉर फिनॉल। किसका टेस्ट है ये? फिनॉल का टेस्ट। क्लियर बात? तो ये बातें थी किसकी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। नोट डाउन करोगे इसके, उसका आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, और आगे जो रिएक्शन है सेकंड, मतलब पहला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो दूसरी रिएक्शन है वो है कॉल्वेज रिएक्शन। क्या है? कॉल्वेज रिएक्शन। अगर मैं कॉल्वेज रिएक्शन की बात करूं
तो इसमें क्या होगा भाई साहब, यहां बनाते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या बनाते हैं? सैलिसाइलिक एसिड। अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, फिनॉल है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? NaOH से। तो आपको पता है फिनॉल एज ए एसिड बिहेव करता है, और जब फिनॉल एसिड बिहेव करेगा और उसकी रिएक्शन बेस से कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बन जाएगा ना। तो यहाँ क्या लग जाता है? Na लग जाता है। इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और जब हम इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और दूसरे स्टेप में इसका क्या कर दें? एसिडिफिकेशन, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है खूबसूरत सा, और वो प्यारा सा प्रोडक्ट जो है वो क्या है? यहाँ OH होगा और यहाँ पर COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और इसे बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम? सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। कॉल्वेज रिएक्शन बेसिकली किसके लिए होती है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। इसके बाद अगर बात करूं तो थर्ड रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं RTR। क्या बोलते हैं? RTR। अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो सर मेरे पास फिनॉल तो होगा ही, इसके अंदर हमें चाहिए होता है क्या? क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एक्वस NaOH। जब हम ये CHCl3 और एक्वस NaOH देते हैं तो हमें क्या मिलता है? पहली बात तो NaOH दिया है तो यहाँ क्या लग जाएगा? Na लग जाएगा, और CHCl की वजह से यहाँ बनेगा CHCl2। क्या बन जाएगा? CHCl2। और ये जो CHCl2 बना है ये बच्चे हैं इंटरमीडिएट। ये क्या है? इंटरमीडिएट है। अगर आप इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन फर्दर आप किससे करा दो? NaOH से करा दो। किससे करा दो? NaOH से। तो आपको क्या मिलता है? आपको यहां पे Na तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये मिल जाएगा CHO, यानी क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड। अब आपको देखो ध्यान से, जब ऊपर का हटाना हो Na तो आपको कुछ नहीं करना होता है, एसिडिफिकेशन करना होता है। कहीं से प्रोटॉन का सोर्स लेके चले आओ, अपने आप वहां से क्या हट जाएगा? एसिडिफिकेशन के बाद हट जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये वाला हटेगा, सॉरी हटेगा क्यों, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CHO, और इसे हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। चलो बात, इसका हमें थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना है कि ये कैसे रिएक्शन हुई है। वैसे तो उतनी जरूरत नहीं है, NCERT में दे नहीं रखा है, बट ये है कि कुछ बच्चों के एग्जाम में आया हुआ था एक बार, तो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मेरे पास फिनॉल है इसकी बात हम करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले समझना कि अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो सबसे पहली चीज जो होती है वो इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। मेरे पास है क्या? CHCl3 है। इस CHCl3 की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। किससे कराते हैं? NaOH के साथ। अब सुनना, ये जो हाइड्रोजन है ना CHCl3 के अंदर, ये हाइड्रोजन बच्चे होता है एसिडिक। क्या होता है ये? एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक है। और आप किससे रिएक्शन करा रहे हो? बेस से। ये क्या कर लेंगे? एसिड बेस। और क्या बाहर कर देंगे? वाटर। तो जब वाटर बाहर होगा तो मेरे पास बचेगा C, इधर बचेगा Cl, इधर बचेगा Cl और इधर बचेगा Cl। एक माइनस का चार्ज आएगा क्योंकि हाइड्रोजन
H प्लस के फॉर्म में बाहर हुआ है तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आपको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हीट करना होता है, थोड़ी सी गर्मी अगर इसको दोगे तो यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा। और जब ये ब्रेक होगा बॉन्ड तो बनेगा CCl2 बनेगा। क्या बनेगा? CCl2। और इस कार्बन के पास एक खाली डब्बा, एक वैकेंट ऑर्बिटल आएंगे। आपको पता है कि अगर खाली डब्बा है तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और जब किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो वो कैसे बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो मतलब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इलेक्ट्रोफाइल को रेडी कर दिया है तब यह इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करवाना है? अटैक करवाना है। अटैक करवाने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे होता है OH। क्या होता है? OH। तो हम क्या करते हैं कि भैया फिनॉल भी तो एसिड की तरह बिहेव करता है, तो हम इसको भी बेस दिखाते हैं, और बेस दिखा के इसको भी बहला फुसला के क्या बनाते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। और यहां से ये गायब, तो इस पे क्या आएगा? माइनस आएगा। ऑब्वियसली Na भी वहां रहेगा, लेकिन अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे रेजोनेंस दिखाना है। यहाँ क्या दिखाना है? रेजोनेंस दिखाना है। तो अगर हम बात करें तो आप चाहो तो इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हो कि भैया हमने किससे रिएक्शन कराई है? OH माइनस, बेस ही है, तो ये बन गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये रेजोनेंस से ये वाला बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा, और ये डबल बॉन्ड यहां किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है ये रेजोनेंस पूरे रिंग में चलेगा, बट अभी मुझे जहां जरूरत है मैं वही दिखा रहा हूं, जहां जरूरत है वही दिखा रहा हूं। मतलब यहां होगा रेजोनेंस, और जब यहां रेजोनेंस होगा तो क्या होगा देखना। अगर मैं इसकी कॉपी कर रहा हूं भैया यहां से सर गायब हो जाएगा H। यहां पे तो क्या था? माइनस चार्ज, बट अभी माइनस चार्ज नहीं रह गया है, डबल बॉन्ड बन गया है। और सर ये वाला जो है डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया है? माइनस। अब ये डबल बॉन्ड यानी जो माइनस चार्ज है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, और चाहिए था किसको? CCl2 को चाहिए था। किसको चाहिए था? CCl2 को। भैया इसके पास ये खाली डब्बा था ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके खाली डब्बे में डोनेट किए जाएंगे, और इसके साथ क्या बनाया जाएगा? बॉन्ड। क्या बनेगा इसके साथ? बॉन्ड। भैया इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन, इसके पास है तो दे दिया। तो भैया जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। और जब बॉन्ड बनेगा तो क्या प्रोडक्ट बन के आएगा? देखना ध्यान से, ये बनेगा। यहां पे जुड़ जाएगा CCl2। क्या जुड़ जाएगा? C, एक Cl इधर और एक Cl इधर। अब आप मुझे ये बताओ, क्या यहां पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है? होगा ना? अरे इस कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक हाइड्रोजन तो यहां होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां है। और अच्छा एक और चीज, जब इस कार्बन पे ये बॉन्ड बन जाएगा तो इस कार्बन पे फिर से क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्यों आएगा नेगेटिव चार्ज? सुनना ध्यान से। एक बात और, यहाँ एक डब्बे बना दे रहा हूं मैं, क्योंकि इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, तो 2 इलेक्ट्रॉन डब्बे में प्रेजेंट थे। अभी CCl2 है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, नेगेटिव चार्ज भी है। जैसे ही बॉन्ड बनाया तो ये नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो गया? उस कार्बन पे। अब होता है क्या है, इस कार्बन के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है। मतलब ये हाइड्रोजन यहां से यहां मूव कर जाएगा, और ये चार्ज यहां से यहां मूव कर जाएगा। इस तरीके से जब होगा तो अगले स्टेप में क्या बनेगा? देखना ध्यान से। यही सेम मैं कॉपी कर रहा हूं। तो अगले स्टेप में होगा कि यहां से ये नेगेटिव चार्ज मूव किया, यहां से क्या मूव किया है? हाइड्रोजन मूव किया है। तो बना क्या? देखना ध्यान से। यहां बना है CH, और इसके साथ क्या है? Cl और Cl, और ये नेगेटिव चार्ज वापस कहां आ गया? यहां आ गया। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस नेगेटिव चार्ज को इसे रेजोनेंस करा के यहां और वापस यहां भेज सकता हूं? तो मैंने भेज दिया। तो अगर मैंने यहां भेज दिया तो देखना क्या होगा, यानी यहां से एरो दिया मैंने, यहां आपको पता है नेगेटिव चार्ज वापस आ गया है, यहां नेगेटिव चार्ज वापस आ गया, और यहां से डबल बॉन्ड तो गायब है, और यहां क्या जुड़ा हुआ है? CH, Cl2। सही बात है। और अगर मैं अब इससे 2 OH माइनस से रिएक्शन करा दूं, किससे करा दूं? 2 OH माइनस से रिएक्शन करा दूं। तो अगर मैं 2 OH माइनस से इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो भैया देखो ध्यान से, यहां होगी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ OH और OH, यानी 2 Cl को बाहर करेंगे और 2 OH यहाँ के जुड़ जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, मैंने बार बार बताया है एक जगह पर 2 OH नहीं हो सकते, तो भैया एक जगह पे 2 OH नहीं हो सकते तो क्या होगा? H2O बाहर। यानी अगले स्टेप में क्या होगा, यहां से क्या बाहर होगा? H2O बाहर हो जाएगा। अगर H2O बाहर होगा तो ये कैसा दिखेगा? सर ये बन जाएगा CHO। क्या बन जाएगा? ये CHO बन जाएगा। क्या बन गया? ये CHO बन गया।
अब हमें कुछ नहीं करना है, अगले स्टेप में क्या करवाना है, फिर से एसिडिफिकेशन, ताकि ये खाली जगह फिल हो जाए यहाँ पर। तो भैया हमने क्या किया, एसिडिफिकेशन सिलेक्शन। तो हमने एसिडिफिकेशन किया, तो एसिडिफिकेशन के बाद हुआ क्या कि भैया इस खाली जगह पर ये तो रहेगा ऐसे ही, यहाँ O के साथ क्या आ गया, H आ गया, यानी हमें क्या मिल गया, सैलिसल्डिहाइड मिल गया। अब सुना ध्यान से रीजन पूछेंगे कि हर बार आपका पहला प्रोडक्ट मेजर होता था, अभी आपने ऑर्थो का है बना दिया, सही बात है ना। तो अगर हम पूछें ऑर्थो प्रोडक्ट रीजन मतलब ऑर्थो मेजर क्यों है, अगर आपसे ये पूछने लगे तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे भैया देखो सर, पहली बात तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो भैया अच्छी बॉन्डिंग है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कार्बन है हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ आसान है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, इसी बेस होता है। दूसरा रीजन कि भैया इसके पास ऑर्थो पोजीशन कितनी है, ऑर्थो पोजीशन कितनी है, 2, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बैठ जाओ, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्या यहां तक बात क्लियर है, ठीक। ये किसका मैकेनिज्म है, तो भैया रीमन टीमन रिएक्शन से किस तरीके से क्या बनता है, आपका सैलिसल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है, ठीक। इसको नोट डाउन करोगे। तो अगर मैं आगे देखूं तो हमारे पास क्या है, अगली रिएक्शन है फोर्थ, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, क्या मतलब हुआ सर, जिंक डस्ट से रिएक्शन कराना, मतलब जिंक को आपने कैसे लिया है, पाउडर के फॉर्म में लिया, कैसे लिया है, पाउडर के फॉर्म में। अगर रिएक्शन विद जिंक डस्ट करा रहे हैं हम, तो आप चाहे जिंक डस्ट ले लो या फिर कहीं लिखा हो जिंक पाउडर, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो सिंपल शब्दों में होता कुछ नहीं है, यहाँ सिंपल बेंजीन बन जाती है, क्या बन जाती है, बेंजीन, यानी O हट जाएगा, H हट जाएगा, और क्या बन जाएगा, बेंजीन, बस यही एक रिएक्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिफ्थ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करूं तो देखना क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं, Na2Cr2O7, किससे कराते हैं, Na2Cr2O7। तो जब हम Na2Cr2O7 से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है बेंजोक्विनोन, क्या बनता है, बेंजोक्विनोन, डबल बॉन्ड यहाँ O, डबल बॉन्ड यहाँ O, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन, ठीक। तो ये दो रिएक्शन थी। इसके बाद कुछ रिएक्शन में एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, सम अदर रिएक्शन, यहाँ सम अदर रिएक्शन। तो अगर मैं सम अदर रिएक्शन की बात करूं तो मेरे पास ये क्या है, फिनॉल है, यहां क्या लगा हुआ है, OH। सबसे पहली रिएक्शन अगर मैंने इसी किससे करा दी, मान लिया CH3Cl से करा दी, और यहाँ क्या ले लिया, AlCl3 ले लिया, तो आपको पता है ये क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, मान लिया CH3COCl से करा दी, और यहाँ क्या ले लिया, AlCl3 ले लिया, ये भी हो सकता है। फिर और क्या हो सकता है, मैंने इसकी रिएक्शन NH3 से करा दी, और इसके साथ में मैंने क्या ले लिया है, ZnCl2 ले लिया है,
मैंने इसकी रिएक्शन, ये हो गया ठीक। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, CH3COO या CH3COCl से करा दी। इसकी रिएक्शन मैंने सिर्फ किससे करा दी, CH3CO का होल ट्वाइस O, एनहाइड्राइड है ये, क्या है, एनहाइड्राइड है। और एक लास्ट रिएक्शन, अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, C6H5COCl। सब एक सिमिलर, एक ही जैसी रिएक्शन है, एक जैसी रिएक्शन। सुना ध्यान से, कलर इसका बदल देता हूँ। जावा, हाँ सुना ध्यान से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको पता है CH3 जाके ऐड होगा, तो CH3 जाके ऐड होगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है और पैरा मेजर होता है, तो मैं सीधा बस पैरा लिख रहा हूँ। तो यहाँ क्या जाके जुड़ेगा, CH3, तो यहाँ आपको मिलेगा CH3। अगर हम बात करें एसाइलेशन में तो आपको पता है Cl माइनस ये प्लस, सॉरी माइनस, हाँ ठीक, माइनस एंड प्लस, और आपको पता है क्या जाके ऐड होगा, COCH3। कहाँ पे पैरा पोजीशन मेजर होगा, तो यहाँ COCH3 जुड़ जाएगा। इसका अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 में सुनना ध्यान से याद रखना, यहां जाके सीधा क्या जुड़ता है, NH2 जुड़ता है, यानी क्या बन जाता है, एनिलीन। क्या बन जाता है, एनिलीन बन जाती है। क्या बन जाती है, एनिलीन। अगर हम CH3COCl से कराते हैं तो इस केस में बच्चे एक और चीज याद रखना, हमें पायरिडीन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, पायरिडीन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, OH जो है हटेगा, H हटेगा, और देखना ध्यान से, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो क्या जुड़ेगा, COCH3, और साथ में बनता है HCl। अब HCl एक एसिड है, पायरिडीन एक बेस है, ताकि एसिड वेट न्यूट्रलाइज हो जाए और प्रोडक्ट बनता रहे हमारा। इसके बाद अगर हम बात करें CH3COCH3, इससे करा रहे हैं तो यहां भी वही होता है। अगर आप देखोगे तो CH3CO है ना, तो यहां क्या जाके जुड़ेगा, COCH3 जाके जुड़ेगा, लेकिन यहां आपको पायरिडीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ एसिड, यहाँ क्या बनता है एक्चुअली में, जो है कुछ ऐसा नहीं बन रहा है जहां एसिड बन रहा हो उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ रही हो मुझे, ठीक। इसके बाद अगर बात करूं तो नीचे क्या है, C6H5COCl, ये भी सिमिलर जैसी रिएक्शन ही तो है, बस फर्क क्या है, यहाँ C6H5 है, तो मतलब यहाँ क्या लग जाएगा, COC6H5, ठीक है ना। मतलब ये बेंजीन दो बन गए हैं, और दो बेंजीन के साथ बीच में क्या है, एस्टर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ और रिएक्शंस हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं, कुछ आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे वापस से। तो यहां तक की बात हो गई, यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल सारी क्या हो गई हैं, खत्म। इसको नोट डाउन करोगे, उसके बाद हमारे पास एक इथेनॉल और एक मिथेनॉल है, वो दोनों पढ़ना है, आपका एल्कोहल और फिनॉल वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, कुछ कॉमर्शियली इस्तेमाल किए जाने वाले एल्कोहल। तो पहला जो है वो है मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, क्या होता है, मिथेनॉल CH3OH होता है, और इसको हम वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं इसको वुड स्पिरिट, बिकॉज प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द वुड, मतलब लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये बन जाता है, इसी वजह से इसको हम वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें मेथनॉल जो है आज के समय में प्रिपरेशन का तरीका कैसे होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं। किसका हाइड्रोजनेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड का एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O7O3 कैटलिस्ट। मतलब सिंपल शब्दों में, आपको उतना थ्योरी ना लिख करके अगर आप लिखना चाह रहे हो तो बस ये रिएक्शन सीधा लिख दो, सीधी सी बात। क्या पहला पॉइंट कि उसको हम वुड स्पिरिट बोलते हैं, क्यों, बिकॉज प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, और सीधा प्रिपरेशन में ये रिएक्शन लिख दिया। अब सुनना, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। पहली बात तो ये कलरलेस होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 367 केल्विन होता है। अगर हम बात करें ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। क्या क्या करेगा भाई साहब, इनडाइजेशन करेगा, मतलब अगर थोड़ा बहुत छोटी मोटी क्वांटिटी में लिया है
तो आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। लार्ज क्वांटिटी में लिया है तो मर भी सकते हो। और अगर मिथनॉल एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं कहाँ, पेंट के अंदर, पेंटिंग वेंटिंग में सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, वर्निशेस के अंदर, चीफली फॉर मेकिंग द फॉर्मल्डिहाइड। अगर हमें फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड बनाने में मिथनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, वो अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि अगर मिथनॉल इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO होता है। वैसे तो ये इसी में भी पढ़ा है आपको, होता है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। तो भैया अगर मिथनॉल ले लिया है तो उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ऐसे ही हमारे पास दूसरा है इथेनॉल। इथेनॉल जो है पीने वाली दारू है। ये फॉर्मूला आपको पता है C2H5OH होता है। और ये कैसे बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है। किसका फर्मेंटेशन, शुगर का फर्मेंटेशन। तो सिंपल शब्दों में सीधा सीधा रिएक्शन है कि भैया मेरे पास क्या है, शुगर है, मैंने इसको इन्वर्टेज से फर्मेंटेट किया, क्या बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जाइमेज से ऑक्सीजन करवाया और क्या बना, C2H5OH, मतलब मिथनॉल बन गया। तो मतलब ये दोनों रिएक्शन से हमें मिथनॉल प्रिपेयर हो जाता है, ये फर्मेंटेशन से। ईस्ट भी करता है फर्मेंटेशन, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, वही प्रोसेस है और कुछ नहीं। इसके अलावा यहाँ बाकी सारी प्रोसेस लगी हुई है कि एंजाइम वगैरह इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह, तो यहाँ ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सुनो, अगर हम बात करें जब दारू बनाते हैं, दारू बनाने में ग्रेप्स का इस्तेमाल करते हैं सोर्स ऑफ शुगर की तरह, ग्रेप्स वगैरह हो गया। इसके अलावा सुनो, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, कई बार कई सारे ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, मोलेसेस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत सारे सोर्सेस हैं। और ईस्ट ग्रो करते हैं और ईस्ट ग्रो करके क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्कोहल। ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं जब अल्कोहल बनता है उस समय, बट हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, अल्कोहल से है। अब सुनो, अगर हम बात करें जाइमेज एंजाइम जो होता है, अगर अल्कोहल की कंसंट्रेशन 14% से ज्यादा हो जाए तो जो जाइमेज एंजाइम है, जो अल्कोहल बनाने की प्रोसेस है, ये रुक जाती है। ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। और मैं बताऊं तो ईस्ट खुद ही मर जाता है अगर अल्कोहल की कंसंट्रेशन 14% से ज्यादा हो जाए। तो अगर आपको 14% से ज्यादा अल्कोहल चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अल्कोहल को प्यूरिफाई करते हैं और फिर अपनी मर्जी जितनी कंसंट्रेशन करनी है कर लो, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें, इथेनॉल कलरलेस होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। इथेनॉल अगर लैबोरेटरी वगैरह के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो जनरली उसका मिस यूज करते हैं लोग पी करके, तो इसलिए मिस यूज लोग ना करें, इसलिए हम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछते हैं कि द कॉमर्शियल अल्कोहल इज मेड फॉर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट विद सम कॉपर सल्फेट टू गिव द अल्कोहल कलर एंड पायरिडीन एंड फाउल स्मेलिंग लिक्विड, इट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब अल्कोहल में कॉपर सल्फेट मिला के उसका कलर बदल देंगे ताकि लोगों को लगे ना कि अल्कोहल है, और या फिर उसमें पायरिडीन मिलाकर उसका स्मेल खराब कर देंगे, गंदी स्मेल, ताकि लोग ना पिए। अल्कोहल पीने से क्या होता है भाई साहब, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। अगर थोड़ा बहुत अमाउंट में लिया है तो जजमेंट खराब हो जाएगा, लड़खड़ाजे गिरने लगना, ठीक है ना। लोअर द इनहिबिशन, और हायर कंसंट्रेशन अगर ले लिया है तो नौसिया, उल्टी की फीलिंग आ सकती है, कॉन्शियसनेस खराब हो जाएगी, मतलब समझदारी सारी चली जाएगी, ठीक। और इसके अलावा इवन हाई कंसंट्रेशन में अगर ले लिया तो आपका रेस्पिरेशन रुक सकता है और रेस्पिरेशन रुकने की वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। तो ये था इथेनॉल के बारे में और मिथेनॉल के बारे में। यहीं पर आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मतलब चैप्टर कहाँ खत्म हो जाता है, ईथर बचा अभी, मतलब अल्कोहल और फिनोल वाला टॉपिक खत्म हो गया है। अगली क्लास में जो है हम किसकी बात करेंगे, ईथर की बात करेंगे कि ईथर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो आज के लिए बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना।